नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज माली आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह हमारी इस वर्ष पीईबी द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं पर केंद्रित लेक्चर वीडियो सीरीज़ है, जिसमें मेरे द्वारा आपको सामान्य विज्ञान का अध्ययन करवाया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि इस महीने अधिक व्यस्तता के कारण मैं जो है आपको वीडियो सिंसियरली प्रोवाइड नहीं करा पाया, पर अब जो आगामी हमारे जो वीडियो होंगे वो आपको निरंतर रूप से प्राप्त होंगे और हम जो हमारा जो टाइम जो इसमें लगा उसको कंपनसेट करने के लिए वीडियो के कंटेंट को और कम्प्रिहेंसिव बनाएंगे, ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक सिलेबस कवर करें। और हमारी पूरी उम्मीद है आपको इस जो परीक्षा है इसका जो सिलेबस है इसको पूरी तरह से थरोली कंप्लीट करा दें। तो अधिक समय व्यर्थ ना करते हुए हम आज का हमारा वीडियो चालू करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वह किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि जीव जगत के वर्गीकरण पर केंद्रित है। चूँकि इससे पहले मेरे द्वारा आपको जो पूर्वत विज्ञान वाले लेक्चर है उनमें आपको जो सेल डिवीज़न है, सेल का जो विभिन्न प्रकार है उनको समझा दिया गया, तो वो उससे आपको ये जो हम आज का जो किंगडम क्लासिफिकेशन वाला जो वीडियो है ये समझने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि ये उसी के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि जो हमारे जो बेसिक जो जीव थे वो पहले सूक्ष्म जीव थे, सूक्ष्म जीव सेल्स के रूप में थे। तो उससे पहले कि हम जीवों का वर्गीकरण समझें, हमें सेल्स को समझना अनिवार्य था। इसलिए हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चरों में सेल्स को पूरा डिटेल में समझाया है। अब उसके आधार पर आपको इन्हें समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। सो हुआ क्या, सबसे पहले जो जीवों का वर्गीकरण हुआ वो किस प्रकार से हुआ। जीवों का वर्गीकरण पहले, चूँकि जो पहले के जो वैज्ञानिक थे, जो दार्शनिक थे, उन्हें इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनके पास अपना एक एक्सपीरियंस था, उनके पास एक सोच थी, एक उत्सुकता थी उन्हें क्लासीफाई करने की। तो जो अरस्तु, जिन्हें अरिस्टोटल कहते हैं इंग्लिश में, तो अरस्तु ने क्या क्या जीवों का वर्गीकरण का सर्वप्रथम प्रयास किया। जीवों को वर्गीकरण से जो हम पौधे हैं या जो हम जीव हैं, सूक्ष्म जीव, वो भी जीवों के अंतर्गत आते हैं। तो अरस्तु ने क्या किया कि अरस्तु ने उस जो भी उसकी सोच रही है उन टाइम पे, उसके आधार पर उन्होंने जीवों को क्लासीफाई करने का प्रयास किया। तो अरस्तु ने क्या किया कि जीवों को तीन तीन के ग्रुप में बांट दिया। उन्होंने पौधों को भी 3 ग्रुप में बांट दिया और जो जीव थे उन्हें भी जो 3 ग्रुप्स में बांट दिया। अब उन्होंने ऐसा केवल जीवों और पौधों को क्यों किया, क्योंकि उस टाइम पे इतना माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्वेशन करने के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया वो क्लासिफिकेशन बहुत ही बेसिक था, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी कि शारीरिक गुणधर्मों के आधार पर उन्होंने उसको क्लासीफाई करने का प्रयास किया। तो चूँकि वो क्लासिफिकेशन का हालांकि एक बहुत ही सतही तरीका था, मतलब बहुत बेसिक लेवल था, पर फिर भी वो इट वॉज अ क्लासिफिकेशन। तो जो क्लासिफिकेशन था इसलिए उसे पढ़ना, उसे समझना भी हमें अनिवार्य है। तो अरस्तु ने क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया। अरस्तु ने क्या किया कि जो पौधे रहते हैं, जो पादप थे, उन्होंने भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कैसे? वृक्ष जिन्हें हम ट्री कहते हैं, ट्रीज में उसको ट्री कहा उन्होंने। झाड़ी जिन्हें हम शर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और जो पौधे रहते हैं उन्हें हम अंग्रेजी में जो हर्ब्स कहते हैं, जो छोटे स्मॉल पौधे होते हैं उन्हें हर्ब्स, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पौधों को 3 ग्रुप्स में बांटा, वृक्ष, झाड़ी तथा पौधे, अर्थात ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स, ठीक है। ये उनका बहुत बेसिक क्लासिफिकेशन था। उन्होंने जो उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी उनकी जो शारीरिक जो पौधों के जो बॉडी स्ट्रक्चर था उसके आधार पर उनको क्लासीफाई कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने क्या किया, जीवों को भी उनके जो आवास स्थल है या जहाँ पर वो पाए जाते हैं उसके आधार पर उन्होंने जीवों को क्लासीफाई किया। तो उन्होंने जीवों को भी 3 उसमें क्लासीफाई किया। जलचर यानी कि मरीन एनिमल, वायुचर यानी कि एवियन, है ना, और स्थलचर यानी कि जो सरफेस पे जो ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उन्हें। तो उन्होंने अरस्तु ने 3 के ग्रुप में जीवों का वर्गीकरण किया। पौधों को उन्होंने ट्री, हर्ब्स एंड शर्ब्स में डिवाइड किया, वृक्ष, झाड़ी और पौधों, तथा जीवों को उन्होंने जलचर यानी कि मछली, वायुचर यानी कि पक्षी तथा स्थलचर यानी कि जो जो अन्य जीव है, जो अन्य बाकी सब जो इन 2 कैटेगरी में नहीं आ रहे उन्हें सभी को स्थलचर में रख दिया। अब जो अरस्तु द्वारा ये क्लासिफिकेशन किया गया था ये बहुत ब्रॉड क्लासिफिकेशन था, बहुत ही सतही था, फिर भी और शारीरिक गुणों के आधार पर था। तो इसमें क्या हुआ कि इस क्लासिफिकेशन में
कुछ ऐसे जीव जो एक जैसी गुणों में समानता नहीं रखते, उन्हें भी एक ही ग्रुप में रख दिया गया है। जैसे मछलियाँ अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन उनमें उनका भी क्लासिफिकेशन, मछली तो है जो पानी में रह रही है, उन्होंने सभी को मछली की दिया, लेकिन आप जानते हैं कि पानी में अलग अलग प्रकार के जीव रहते हैं। ऑक्टोपस रहते हैं, अपना स्टारफिश रहती है, बहुत सारी मछलियाँ, बहुत सारी पानी में भी एक जो है मरीन जो हमारा इन्वायरमेंट है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने फिर भी असमान गुणों वाले जीवों को एक में क्लासीफाई कर दिया। तो ये चूंकि ब्रॉड एक सतही क्लासिफिकेशन था, तो ये ज़्यादा दिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो सारे गुणों को एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं था, ये जो क्लासिफिकेशन था। ठीक है, फिर भी अरस्तु ने जो ये क्लासिफिकेशन किया था, इस क्लासिफिकेशन की वजह से क्या हुआ कि क्लासिफिकेशन की एक नींव रखा गई। मतलब उससे पहले किसी ने उसको इतनी भी जहमत नहीं उठाई थी कि क्लासीफाई किया जाए जीवों को, पर अरस्तु ने क्लासिफिकेशन का प्रयास किया, तो उस प्रयास की सराहना स्वरूप उसको जो है अरस्तु को जो है वर्गीकी का संस्थापक कहा जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऐसा ही एक और टर्म मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवों को क्लासिफिकेशन किया और उनको भी एक अलग से उनका एक अपन कहते हैं एक टाइटल दिया गया। तो उसमें और इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए, अरस्तु को वर्गीकी का संस्थापक कहा जाता है, द फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी। वर्गीकी को इंग्लिश में वर्गीकी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, वर्गीकी को यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इंग्लिश में उसे टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो अरस्तु को वर्गीकी का संस्थापक कहा गया है ना, फाउंडर ऑफ द टेक्सोनॉमी है ना, फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ये बात याद रखिएगा, कहीं क्वेश्चन आ जाएगी फाउंडर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो वो अरस्तु है। ठीक है, ये आप इसको याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब उसके बाद क्या हुआ, एक और अन्य वैज्ञानिक थे। अरस्तु तो चूंकि एक दार्शनिक थे, एक है ना, अरस्तु एक दार्शनिक थे। अब उसके बाद क्या आता है कि कैरोलस लीनियस नामक एक और अन्य वैज्ञानिक थे। उन्होंने भी जीवों को दो कैटेगरी में बांटा। अब अरस्तु ने तो 3 कैटेगरी में बांटा था, लेकिन इन्होंने 2 ही कैटेगरी में रखी। कैसे रखी? एक पादप और एक जानवर। पादप को उन्होंने यानी कि प्लांटाई कहा जाता है, प्लांटाई, और जानवरों को एनिमिलिया किंगडम। ठीक है, 2 किंगडम्स बांटा। अब उन्होंने उनका क्लासिफिकेशन अरस्तु क्लासिफिकेशन से अलग कैसे था? अरस्तु ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी शारीरिक बनावट के आधार पर था, लेकिन ये जो था ये थोड़ा उससे इन डीप क्लासिफिकेशन था। इन डीप इन सेंस कैसे? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है जीवों को काट कूट के देखा, है ना, कैरोलस लीनियस ने। उन्होंने क्या पाया कि यार पौधों को काटा तो उसमें से कुछ हरा द्रव निकला, है ना, हरा द्रव निकला। आप भी जानते हैं कि वो हरा द्रव क्या था? क्लोरोफिल था। तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के आधार पर उन्होंने जिन भी जीवों में, जिन भी ऑर्गेनिजम्स में हरा द्रव पाया गया, उसे उन्होंने पादप के अंतर्गत यानी कि प्लांटाई किंगडम के अंतर्गत रख दिया। अब इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जीवों को, अब उन्होंने जो जीव काटे उसमें से कुछ में लाल द्रव निकला। तो लाल द्रव क्या था? आरबीसी की वजह से वो खून था, जो रक्त था, लाल रक्त कणिकाओं की वजह से उसका रंग लाल था। तो जिन जीवों में लाल रंग का जो द्रव पाया गया उसके आधार पर उन्होंने उसको एनिमिलिया में डिवाइड कर दिया गया। तो ये भी एक थोड़ा सा अरस्तु से लेवल से थोड़ा डीप क्लासिफिकेशन था। तो इससे ये पता चला कुछ जीवों में क्लोरोफिल पाया जाता है, उन जीवों को उन्होंने प्लांटाई में रख दिया हरे द्रव के कारण, और कुछ जीवों में रेड ब्लड सेल की वजह से लाल रंग का द्रव पाया जाता है जिसे रक्त कहा जाता है, उसे उन्होंने एनीमिलिया में रख दिया। तो अब हुआ क्या कि अब जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि अरस्तु को फाउंडर कहा जाता है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन की वजह से लीनियस को जो है आधुनिक वर्गीकी का फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर और संस्थापक यानी कि उसने जो उसकी फाउंडेशन रखी, लेकिन फादर जिसने जनन किया उसको, तो इसलिए लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। ठीक है, लीनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है और अरस्तु को वर्गीकी का फाउंडर कहा जाता है ना। कई जगह इसको मॉडर्न टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर किसे कहा जाता है? लीनियस को। लीनियस इज कैरोलस लीनियस, है ना, यहाँ इंग्लिश में भी लिखा हो कैरोलस लीनियस उनका नाम था, और हिंदी में भी हमने लिख रखा है कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो बाद में अब ये भी एक छोटा सा इतना भी ज़्यादा डिटेल्ड क्लासिफिकेशन नहीं था। तो इसके बाद जो वैज्ञानिक थे उनमें और उत्सुकता जागी, उन्होंने और जीवों का अध्ययन किया और इन डीप अध्ययन किया, है ना, और गहराई में जाके उनको जो है अलग अलग अध्ययन करने का प्रयास किया और क्लासिफिकेशन को और डिटेल बनाया। तो ये जो अध्ययन था इनमें उनकी शारीरिक जो गुण थे उनके आधार पर ये वर्गीकरण था, लेकिन जो आगे जो वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण किया वो बहुत डीप वर्गीकरण था, उसमें उन्होंने और अन्य गुणों को शामिल किया। तो वो गुण क्या थे वो हम आगे देखते हैं। तो जो अभी वर्तमान जो हमारा जो क्लासिफिकेशन जिसे हम अभी इस समय जो उपयोग में ला रहे हैं वैज्ञानिक या जो भी स्टूडेंट आप जो पढ़ेंगे, तो वो क्लासिफिकेशन किन गुणों के आधार पे था?
वो इन गुणों के आधार पर था। ये जो हमने 7 गुण लिख रखे हैं, इन गुणों के आधार पर वर्तमान क्लासिफिकेशन किसी जीव का किया जाता है, उन सभी को कंसिडर किया जाता है क्लासिफिकेशन करने के लिए। ठीक है, तो गुण क्या है वो हम आगे समझते हैं। आधुनिक वर्गीकरण में जीवों को निम्न गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया। शारीरिक संरचना, ये चूंकि पहले भी था, शारीरिक संरचना यानी कि मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। कोशिका संरचना यानी कि सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर के आधार पर। उसके बाद आया हमारा कोशिका भित्ति की उपस्थिति यानी कि सेल वॉल की उपस्थिति और उसका टाइप, सेल वॉल टाइप एंड प्रेजेंस। सेल वॉल की टाइप और उसकी प्रेजेंस के आधार पर कि सेल वॉल है या नहीं है, और है तो किस प्रकार की सेल वॉल है। ठीक है, सेल वॉल की प्रेजेंस। उसके बाद आवास, जो जीव है उनका आवास किस प्रकार का है, हैबिटेट, दैट इज कॉल्ड हैबिटेट। ठीक है, हैबिटेट के बाद उन्होंने देखा जनन का प्रकार, उनमें रिप्रोडक्शन का टाइप क्या है, रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन के प्रकार के आधार पर रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन के बाद अनुवांशिक संबंध यानी कि रेवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, अनुवांशिक क्या, अपन अनुवांशिक को क्या कहते हैं, है ना, इवोल्यूशनरी, वो कैसे इवॉल्व हो जीव, उन रिलेशनशिप्स को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आप अब कई परीक्षा में इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है कि किन गुणों को क्लासिफिकेशन के दौरान ध्यान में रखा जाता है। तो उनमें से ये 7 गुण है, शारीरिक संरचना, कोशिका की संरचना, कोशिका भित्ति की उपस्थिति, तब कोशिका भित्ति का प्रकार, और पोषण का प्रकार, आवास का प्रकार, जनन का प्रकार यानी कि टाइप ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और अनुवांशिक संबंध यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये इन सभी गुणों को ध्यान में रखा जाता है और इन गुणों के आधार पे जो क्लासिफिकेशन किया गया वो हम अब आगे समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो इन गुणों के आधार पर एक वैज्ञानिक थे, इन सभी गुणों को कंसिडर करते हुए आर.एच. वेटिकर नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जीवों को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ठीक है, इसके बीच में कुछ जैसे अर्नेस्ट हैकेल थे, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कैलोलियस लीनियस ने। उसके बाद क्या हुआ, अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। वो इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अर्नेस्ट हैकेल नाम के 2 जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उस किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि जो 2 किंगडम जो कैरोलस लीनियस ने दिए थे, पादप यानी कि प्लांटाई एंड एनिमिलिया यानी कि जीव, उसके अलावा एक और जो है किंगडम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे प्रोटिस्टा कहा गया। ठीक है, प्रोटिस्टा, वो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। अब जो उसके बाद जो वैज्ञानिक आए वो आर.एच. वेटिकर थे। उन्होंने सन 1969 यानी कि 1969 में एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड किया या प्रपोज किया। तो उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जीवों को इन जगत किंगडम यानी कि किंगडम को हिंदी में जगत कहा जाता है। ठीक है ना, तो इन जगत में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, जगत आप सामान्य तौर पर समझिए, जगत एक ग्रुप है। ठीक है, तो क्या 5 किंगडम कौन से थे, मोनेरा, सबसे पहला उन्होंने रखा मोनेरा यानी कि प्रोकैरियोटिक एक कोशी जीव। जो प्रोकैरियोटिक एक कोशी सूक्ष्म जीव थे, उन्होंने उसे एक मोनेरा किंगडम के अंतर्गत यानी एक ग्रुप का नाम दे दिया उन्होंने। ये सारे जो प्रोकैरियोटिक एक कोशी सूक्ष्म जीव थे उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, उसे कहा गया मोनेरा। उसके बाद जो यूकैरियोटिक, वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले थे, उसके बाद यूकैरियोटिक एक कोशी जीव को उन्होंने प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया। जो मैंने आपको बताया कि यार अर्नेस्ट हैकेल ने भी रखा था, लेकिन ये किंगडम उससे अलग इसलिए था क्योंकि अर्नेस्ट हैकेल द्वारा जो किंगडम प्रोवाइड किया गया था उसमें कुछ ऐसे जीव थे जो प्रोटिस्ट इस क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा से एक्स्ट्रा प्रोटिस्टियन है ना, तो इसलिए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं वाले एक कोशी सूक्ष्म जीवों को प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत रखा गया। उसके बाद फंगाई यानी कि जिसे कवक कहा जाता है सामान्य भाषा में। कवक क्या होते हैं, कवक क्लोरोफिल रहित पौधे होते हैं, सूक्ष्म परजीवी पौधे होते हैं। एक पौधे जो हम सामान्य तौर पर हम नग्न आंखों से दिखते हैं, वो पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं तथा खुद का जो है भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन ये जो फंगाई होते हैं ये क्या एक पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, है ना, सेप्रोफाइटिक होते हैं या हेट्रोटोफ होते हैं, वो परपोषी होते हैं। वो खुद से भोजन नहीं बनाते, वो दूसरों से जीवों के द्वारा या सड़े गले पत्तों के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो क्लोरोफिल रहित रहते हैं, इसलिए वो भोजन नहीं बना पाते प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो क्लोरोफिल रहित सूक्ष्म परजीवी पौधे जो है उन्हें फंगाई में किंगडम के अंतर्गत आर.एच. वेटिकर ने रखा। उसके बाद आता है प्लांटाई किंगडम। तो जो सभी क्लोरोफिल युक्त पौधे थे उन्हें उन्होंने प्लांटाई किंगडम के अंतर्गत रख दिया, क्लोरोफिल युक्त पौधे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एनिमेलिया किंगडम। तो एनिमेलिया किंगडम में
इन सभी कैटेगरी के अलावा जो जीव बचे उन्होंने एनिमलिया किंगडम के अंतर्गत रख दिया। उसके भी कुछ गुणधर्म थे रखने के, लेकिन ये ब्रॉड इन सेंस आप इसको मान लीजिए कि वो एनिमलिया किंगडम में रख दिया गया। और वो जीव कैसे थे, वो जीव खुद के वो जीव सूक्ष्म नहीं थे। दूसरी एक बात, वो उनका सेल स्ट्रक्चर थोड़ा, वो सभी यूकैरियोटिक थे इसके अंतर्गत। ये केवल एक प्रोकैरियोटिक यही है, बाकी सभी यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो इसकी सेल यूकैरियोटिक थी। और उन जीवों में क्या है कि अलग प्रकार के विशेष अंग सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम डेवलप थे। तो उन सभी को उन्होंने विषमपोषी जीव, यानी कि जो खुद से भोजन नहीं बनाते, विषमपोषी वो होते हैं, विषमपोषी जिन्हें इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है, जो खुद का भोजन खुद से नहीं बना सकते, वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, ठीक है ना। तो वो उन सभी विषमपोषी अन्य जीवों को उन्होंने एनिमलिया किंगडम के अंतर्गत रख दिया। आर एच व्हिटेकर का ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 1969 में प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब ये जो किंगडम है, किंगडम क्लासिफिकेशन तो हमने आपको थोड़ा ब्रॉडली बताया, लेकिन अब क्या होता है कि एक चीज़ और समझने योग्य बात है कि जो ये जो ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है। तो कोई भी जीव रहता है तो ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन उसमें क्या होता है। जैसे किंगडम है, मैंने आपको बताया मोनेरा, प्लांटाई, एनिमिलिया, फंगाई, ये सब किंगडम है। अब ये तो एक किंगडम वाली लेवल की, बहुत किंगडम क्या है, बहुत ही ऊंचा स्तर है। उस स्तर पे जो किंगडम लेवल पे जीवों में क्या भिन्नता है, क्या समानता है, वो डिटेल में मालूम नहीं चल पाती। तो उसके नीचे और स्तर डेवलप किए गए, ठीक है ना। किंगडम के नीचे और स्तर डेवलप किए गए जिससे एक्यूरेटली उस जीव का पता लगा जा सके। तो उस ऑर्डर को, उस हायरार्की को हमने, उस जो क्रम को हमने ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। और ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन किस प्रकार होता है। किंगडम में किंगडम के नीचे वाला लेवल क्या होता है। किंगडम के नीचे वाला लेवल रहता है पौधों के लिए डिवीजन और एनिमल्स के लिए फाइलम। ये एक बात याद रखनी होगी कि किंगडम के नीचे वाला स्तर क्या होता है। किंगडम के नीचे वाला जीवों जो क्रम आता है, जो हायरार्की किंगडम से नीचे का स्तर है क्लासिफिकेशन का, वो क्या है, वो है डिवीजन। डिवीजन किसके लिए उपयोग होता है, प्लांटाई के लिए, यानी कि पौधों के लिए। और एनिमिलिया के लिए फाइलम का उपयोग किया जाता है ना। कहीं डिवीजन, ये आप याद रखिएगा कि डिवीजन पौधों के लिए तथा फाइलम जो है किंगडम के नीचे का स्तर, वो एनिमिलिया के लिए उपयोग होता है। उसके नीचे ये दोनों में कॉमन होता है, ठीक है ना। ये किंगडम प्लांटाई, ये किंगडम एनिमिलिया। प्लांटाई के लिए डिवीजन, एनिमिलिया के लिए फाइलम। और फाइलम के नीचे का स्तर क्या होता है, क्लास। क्लास के नीचे ये कॉमन रहते हैं, क्लास के नीचे ऑर्डर के नीचे फैमिली के नीचे जेनस के नीचे स्पीसीज। हिंदी में से ये आपका जगत हो गया, ठीक है। किंगडम इज जगत, क्लास यानी कि वर्ग, है ना। ये आपकी प्रजाति हो गई, ये आपका वंश हो गया, ये हो गया आपका कुल, और ये हो गया आपका वर्ग, है ना। इस प्रकार से तो किंगडम क्लासिफिकेशन इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आता है किंगडम के अंतर्गत आपके पौधा अगर हुआ तो डिवीजन कहलाएगा, एनिमल होगा तो फाइलम कहलाएगा। फाइलम के नीचे का स्तर क्लास है, क्लास के नीचे का स्तर ऑर्डर है, ऑर्डर के नीचे फैमिली के नीचे जीनस, और जीनस के नीचे स्पीसीज। तो इस लेवल पे जीवों में सबसे ज्यादा समानता होती है, ठीक है। जो सबसे ज्यादा एक ही स्पीसीज के जो जीव रहते हैं उनमें समानता सर्वाधिक होती है। उससे ऊपर जो एक ही जीनस के जीव होंगे, जीनस उससे ऊपर का लेवल है। जैसे आप मान लीजिए कि उदाहरण कैसे दिया जाए कि जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, अब कॉलेज स्टूडेंट है और स्कूल स्टूडेंट्स है। तो स्टूडेंट तो एक जेनस टाइप हो गया, लेकिन उसके नीचे की स्पीसीज क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स और स्कूल स्टूडेंट्स। तो स्कूल स्टूडेंट्स कौन से हैं, जो पहली से 12वीं तक होते हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स कौन से, जो फर्स्ट ईयर से लेके ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट तक तो होते हैं। तो ठीक है ना। तो स्टूडेंट तो वो है, लेकिन स्टूडेंट के अलावा उनके अंदर और असमानता है। उनकी जो छोटे स्कूल स्टूडेंट्स है वो पहली से 12वीं तक के, और जो कॉलेज स्टूडेंट है वो 12वीं से ऊपर अबव 12th है, ठीक है ना। इसी प्रकार से तो सबसे निचले स्तर पे सर्वाधिक समानता पाई जाती है, और ये समानताएं जीवों में धीरे धीरे ऊपर की ओर, ऊपर वाले स्तरों में घटती जाती है। जैसे स्पीसीज है, यहाँ पे सर्वाधिक समानता होगी। उससे ऊपर जेनस में वंश में सबसे समानता होगी, लेकिन वो स्पीसीज से कम होगी। उससे ऊपर बढ़ते हैं हम फैमिली में, कुल के अंतर्गत समानता होगी, लेकिन वो नीचे वाले जो वंश है उससे कम होगी। उससे ऊपर ऑर्डर आता है, ऑर्डर यानी कि गण का कहा जाता है, सॉरी, गण के अंतर्गत जो है समानताएं होगी, लेकिन वो निचले स्तरों से कम समानता होगी। उसके बाद आती है क्लास यानी कि वर्ग के अंतर्गत समानताएं होंगी, लेकिन वो उसके नीचे अन्य जो 4 हमारे लेवल है उनसे कम समानता होगी। उसके ऊपर हम बढ़ते हैं तो डिवीजन आता है। डिवीजन में समानताएं होती है एक ही टाइप की, लेकिन वो बहुत ब्रॉड समानताएं होती है ना। और सबसे ऊपर जो किंगडम रहता है उसमें समानताएं कम रहती है उनमें, है ना। तो ये इस प्रकार की हायरार्की रहती है। ये आप याद रखिएगा कि इस डायग्राम को याद रखिएगा।
तो अभी पूछे कि यार सबसे ज़्यादा समानता किस लेवल पे होगी, तो स्पीसीज लेवल पे होगी, उससे ऊपर जेनस लेवल पे थोड़ी कम, उससे लेवल पे ऑर्डर ये रहेगा। कभी उस क्वेश्चन आ जाए कि यार सबसे समानता का क्रम बताओ या विषमताओं का क्रम बताओ, तो वो इस प्रकार से होगा, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए दिया है मैंने। आगे जब हम इसको और डिटेल में अध्ययन करेंगे तो आपको अलग अलग किसी स्पीसीज का उदाहरण देकर जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। अभी हम थोड़ा, चूंकि ये इंट्रोडक्शन है इसका क्लासिफिकेशन किंगडम का, तो किंगडम क्लासिफिकेशन के इंट्रोडक्शन के लिए अभी आप इसको केवल माइंड मैप बना के रखिएगा। अगर इन केस अगर आप अभी आप नहीं समझ पाए तो भी ये माइंड मैप आपको किसी न किसी तरह से, अगर इस पे बेस क्वेश्चन आता है तो उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहेगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम जो हमारा सबसे पहला किंगडम है वो मोनेरा किंगडम है, जो आर.एच. व्हिटेकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंतर्गत मोनेरा जो है सबसे पहला किंगडम है। तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत उन्होंने क्या रखा, मैंने जैसा आपको पहले उसमें इंट्रोडक्शन के टाइम में बताया, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत उन्होंने एक कोशी सूक्ष्म जीवों को रखा जो प्रोकैरियोटिक थे। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एक कोशी जीवों को उन्होंने मोनेरा किंगडम में रख दिया। अब मोनेरा किंगडम जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक कोशी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत मोनेरा में बैक्टीरिया, पीपीएलओ, जीबीए और माइकोप्लाज्मा आते हैं। बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया, पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जीबीए यानी कि ग्रीन ब्लू एल्गी यानी कि नील हरित शैवाल, और माइकोप्लाज्मा यानी कि माइक्रोप्लाज्मा एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जब अपना प्रोटिस्टा प्रोकैरियोटिक सेल समझाई थी उस टाइम पे मैंने आपको ये डिटेल में समझा दिया था, तो यहाँ पे वापस उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर भी आपको बता दूँ ना, बैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत आता है पीपीएलओ, जीबीए और माइकोप्लाज्मा। बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया, पीपीएलओ यानी कि प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जीबीए यानी कि ग्रीन ब्लू एल्गी नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया, और माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा यानी कि माइक्रोप्लाज्मा एक सूक्ष्म जीव है। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत ये जीवों को मोनेरा किंगडम के अंतर्गत रख दिया। अब मोनेरा किंगडम के अंतर्गत क्या हुआ कि जीव जो है वो भी दो प्रकार के हुए। कैसे? भोजन के प्रकार के आधार पर, उनका जो भोजन प्राप्त करने का जो तरीका है उसके आधार पर जीव दो प्रकार के हुए। तो मोनेरा के अंतर्गत जीव दोनों प्रकार के पाए गए, स्वपोषी भी जो खुद का भोजन खुद से बना सकते थे, और विषमपोषी भी जो खुद का भोजन खुद से नहीं बना सकते थे, वो अलग मतलब अन्य जीवों पर आधारित थे। तो स्वपोषी को हम इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, स्वपोषी यानी कि नीचे इंग्लिश में लिख रहा हूँ ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, दिस इज का स्वपोषी इन हिंदी। अब जो स्वपोषी होते हैं वो भी दो ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं प्रकाश संश्लेषी, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, वो प्रकाश संश्लेषी होते हैं। और रसायन संश्लेषी यानी कि कीमोसिंथेटिक, दिस इज का प्रकाश संश्लेषी इंग्लिश में उसे कहा जाता है फोटोसिंथेटिक, और रासायनिक संश्लेषी यानी कि रसायन संश्लेषी को इंग्लिश में कहा जाता है कीमोसिंथेटिक। ठीक है, तो ये रसायनों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ये प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, पर दोनों ही अपना भोजन खुद से बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ में आते हैं। उसके बाद आते हैं विषमपोषी। विषमपोषी को क्या कहा जाता है? विषमपोषी को कहा जाता है हेटेरोट्रॉफ, है ना, हेटेरोट्रॉफ। एक मिनट इसको मिटा के लिखता हूं मैं। हेटेरोट्रॉफ, ठीक है, विषमपोषी या हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, तो विषमपोषी को हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। विषमपोषी में भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो मृतजीवी और एक परजीवी। मृतजीवी क्या हो जाते हैं? मृतजीवी वो जीव होते हैं जो, मृतजीवी को इंग्लिश में सेप्रोफाइट कहते हैं। सेप्रोफाइट यानी कि मृत, जो सड़े गले जीवों के ऊपर अपना से भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा हो कि कोई पौधा या कोई जीव रहता है, जैसे घर में कोई छिपकली या चूहा गलती से मर जाता है, तो थोड़े टाइम बाद उसके अंदर बैक्टीरिया उसको सड़ा गला के उसको खत्म कर देते हैं, बदबू से आती है। तो वो क्या, उसके अंदर सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया रहते हैं प्रकृति में, वो उस पर अटैक करते हैं और उसको उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो वो जो रहते हैं वो मृतजीवी बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, मृतजीवी बैक्टीरिया जो मृत जीवों या मृत पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको सड़ा गला के वो मृतजीवी कहलाते हैं और उन्हें सेप्रोफाइट कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद आते हैं परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी वो होते हैं जो किसी अन्य जीव के ऊपर रह के या उसके अंदर रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, लेकिन उसको मारते नहीं। क्यों नहीं मारते? क्योंकि वो उस पर आश्रित है भोजन के लिए। ठीक है, भोजन के लिए आश्रित, अगर उसी को मार देंगे तो भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए वो परजीवी, इन्हें इंग्लिश में पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइटिक नेचर के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो हमारे शरीर पर रहते हैं, हमारे शरीर से निकलने वाले जो तत्व हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। या कुछ जीव जो है, जैसे हमारे आंतों में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिसे, है ना, आपने देखा गुड बैक्टीरिया, आपने एक उसका सुना होगा, कहते हैं याकूट का, है ना। तो याकूट क्या रहता है कि बैक्टीरिया रहता है, वो एक योगर्ट टाइप है ना, योगर्ट यानी कि लैक्टोबैसिलस। तो वो पेट में रहता है, लेकिन वो हमारे अंदर ही रहा, पैरासाइट है, लेकिन पैरासाइट अच्छा प्रकार का है, तो उससे हमको भी फायदा है, उसको भी फायदा है ना, पैरासाइट। तो
इस प्रकार के। तो आपने देखा कि मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एक कोशी सूक्ष्म जीव आते हैं, और उनके अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, पीपीएलओ, बैक्टीरिया, जीबीए और माइक्रोप्लाज्मा। अब इनका और वर्गीकरण किया गया किसके आधार पर, इनके भोजन के आधार पर। भोजन के आधार पर किस प्रकार किया गया, दो प्रकार के किए गए, एक तो स्वपोषी, एक विषमपोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रोफ कहा जाता है। ऑटोट्रोफ दो प्रकार के होते हैं। ऑटोट्रोफ दो प्रकार के कैसे, एक तो प्रकाश संश्लेषी यानी कि फोटोसिंथेटिक, और दूसरे होते हैं कीमोसिंथेटिक यानी कि रसायन संश्लेषी, जो रसायन द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ को हम विषमपोषी कहते हैं। विषमपोषी बैक्टीरिया होते हैं। विषमपोषी बैक्टीरिया के अंतर्गत मृतजीवी और परजीवी आते हैं। मृतजीवी इन्हें सेप्रोफाइटिक कहते हैं, और परजीवी यानी कि पैरासाइटिक। आगे चलते हैं, उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव, मतलब जीवों जो हमारे आसपास जो सूक्ष्म जीव मौजूद है उनमें सबसे ज़्यादा संख्या बैक्टीरिया की है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो होते हैं ये इनका नेचर ऐसा होता है कि ये अत्यंत विषम परिस्थितियों में या ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ नॉर्मल जीव सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये किसी गर्म झरनों में या एक्स्ट्रा जहाँ पे सेलेनिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे लवणता ज़्यादा है, वहाँ पे हम आम जीव सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन ये ऐसी परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ठंड में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। अब होता क्या है कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं सामान्य तौर पे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन यानी कि अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपना मतलब अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन, जिसमें लैंगिक उसका लैंगिक अंगों का उपयोग नहीं होता, वो सेल डिवीजन से डायरेक्ट अपने आप को बाइफरकेट करके अपनी वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, अपने आप को फैला लेते हैं। तो ऐसे ये जो बैक्टीरिया रहते हैं सामान्य स्थिति में कोशिका विभाजन द्वारा अपना वृद्धि करते हैं, लेकिन विषम परिस्थितियों में ये लैंगिक प्रजनन भी कर सकते हैं ना। अगर इन केस उनको सुटेबल फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल पा रही जहाँ पे वो अपना जो है इस टाइप से वो कर पा रहे हैं, तो वो उसमें क्या कहते हैं अपने लैंगिक जनन के द्वारा भी अपना प्रजनन कर सकते हैं। ठीक, अब क्या होता है कि सबसे जो छोटा सूक्ष्म जीव है, ये बात बतानी होगी, सबसे छोटा सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है, पॉसिबल इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट सेल है, वो माइकोप्लाज्मा है। और माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, माइकोप्लाज्मा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तथा ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू नोटेड काइंड ऑफ थिंग है ना। ये फैक्ट है कि माइकोप्लाज्मा जो सबसे छोटी सेल होती है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तथा ये ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। अब जो है बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन और हुआ, किस प्रकार से हुआ, उनके जो बैक्टीरिया थे उनको किस आधार पे, उनके शेप के आधार पे, मतलब हर बैक्टीरिया का एक शेप यूनिक होता है, तो उनके यूनिक शेप के आधार पर उनको डिवाइड किया गया 4 कैटेगरीज में। कैसे, गोलाकार, गोलाकार को कोकस कहा जाता है। कोकस लाइक दिस है ना, बॉल जैसे होते हैं। उसके बाद आते हैं छड़ आकार। छड़ आकार यानी कि बेसिलस। छड़ आकार यानी कि आपने किसी रोड को देखा, रोड लाइक स्ट्रक्चर, तो रोड लाइक स्ट्रक्चर वालों को बेसिलस कहा गया। बेसिलस है ना, बेसिलस कैसे होते हैं, बेसिलस होते हैं ऐसे छड़ जैसे होते हैं ना, ये ऐसी छड़ रहती है, इस टाइप का शेप रहता है उनका। उसके बाद कोमा आकार, कोमा आकार को वाइब्रियो कहा गया। वाइब्रियो है ना। वाइब्रियो कैसे होते हैं, वाइब्रियो ये इस टाइप का उनका शेप होता है, ये इस टाइप का काजू जैसा शेप होता है वाइब्रियो का। ठीक है ना, काजू में समझना पर काजू जैसा शेप होता है उनका। ठीक है, तो कोमाकार, वाइब्रियो। और सर्पिला आकार यानी कि स्पाइरल यानी कि, अब सर्पिला आकार जैसे कि नाम समझ रहे हैं, तो ये ऐसे इस टाइप के रहते हैं, सांप जैसी डिजाइन रहती है उनकी। ये दीस आर कॉल्ड स्पाइरल। तो ये गोलाकार होते हैं जिन्हें कोकस कहा जाता है ना। और जो छड़ाकार होते हैं उन्हें बेसिलस कहा जाता है। बेसिलस यानी कि रोड लाइक। कोमाकार यानी कि लाइक कोमा लाइक स्ट्रक्चर रहता है। वाइब्रियो उन्हें कहा जाता है, उनका स्ट्रक्चर काजू जैसा होता है। और सर्पिला आकार यानी कि स्पाइरल, सांप जैसा है ना, तो उन्हें स्पाइरिला कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कोकस, बेसिलस, वाइब्रियो एंड स्पाइरिला। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब जो हमने 4 डिवीजन समझे है ना बैक्टीरिया में, हमने क्योंकि बैक्टीरिया को समझा और बैक्टीरिया के अंदर 4 डिवीजन हमने समझ लिया कि यार इस टाइप की शेप के आधार पर। लेकिन जो एक वैज्ञानिक थे कार्ल बोस नाम के, उन्होंने बैक्टीरिया को अन्य 2 और कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है ना। बैक्टीरिया को भी एक और कैटेगरी दे दी, बैक्टीरिया के अंदर 2 और कैटेगरी कर दी। एक दे दिया यू बैक्टीरिया, एक दे दिया आर्काई बैक्टीरिया है ना। यू बैक्टीरिया है ना, नॉट यू बैक्टीरिया, इट्स यू है ना। और आर्काई बैक्टीरिया, ठीक है। ये 2 उन्होंने और कैटेगरी डिसाइड कर ली
जो कार्ल बोस के नामक वैज्ञानिक थे। तो यू बैक्टीरिया को एक्चुअल बैक्टीरिया कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया, है ना। ट्रू बैक्टीरिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आने वाले जीवों के सभी गुणों को फॉलो करते हैं। लेकिन आर्काई बैक्टीरिया क्या है? आर्काई बैक्टीरिया को सॉरी सूडो बैक्टीरिया यानी कि छद्म बैक्टीरिया, यानी कि जो एक्चुअल ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, वो है तो मोनेरा किंगडम के अंदर, लेकिन वो उसके पास वाले जो संलग्न जो किंगडम्स है उसके जैसे भी गुण रखता है, इसलिए उसे सूडो बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। इसके अंदर मतलब जैसे जो इनके अंदर का सेल वाल पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर सेल वाल नहीं पाई जाएगी, इसकी सेल वाल किसी और चीज़ की बनी होगी, तो वो सूडो बैक्टीरिया, वो एक्चुअल इस टाइप के एग्जैक्ट बैक्टीरिया जैसा काम नहीं करेगा, इसलिए उसको सूडो बैक्टीरिया यानी कि छद्म बैक्टीरिया कहा जाता है। और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है, क्योंकि ये सभी मोनेरा किंगडम के सभी उसको फॉलो करता है। अब आते हैं हम कुछ नए टाइप कुछ जो है टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। जो लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया उन्हें क्या कहा जाता है? हेलोफी कहा जाता है। ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि यार लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? क्योंकि ये जो है डायरेक्ट एनसीईआरटी के, आजकल एनसीईआरटी से उठाने का टर्म ज़्यादा चल गया, तो ये एनसीईआरटी से उठाया वो है टर्म्स है, ये आ सकते हैं परीक्षा में, इसे आप याद रख सकते हैं। जनरल है, इसे तो बहुत सारे कैटेगरी है, बहुत सारे तरीके हैं बैक्टीरिया के, लेकिन ये जो है इन जनरल क्योंकि एनसीईआरटी से इसलिए इनके आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले बैक्टीरिया क्या होते हैं? हेलोफी होते हैं। गर्म झरनों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को कहा जाता है थर्मो एसिडोफिल, है ना, थर्मो एसिडोफिल। हिंदी वाले बच्चे मेरी बात समझ पा रहे होंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको उच्चारण से आप लिख सकते हैं थर्मो एसिडोफिल। ये कौन से बैक्टीरिया होते हैं? जो गर्म झरनों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया कौन से होते हैं? मेथेनोजन कहते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया होते हैं ना मेथेनोजन, ये क्या है कि जीवों की आंतों में भी पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी इसी प्रकार की मॉइस्ट और इस टाइप का जो मार्शी वो रहता है, तो इसलिए उसको मेथेनोजन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया क्या होते हैं? ग्रीन ब्लू एल्गाई या साइनोबैक्टीरिया, इसे ग्रीन ब्लू एल्गाई या साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, उनके पास क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है और उस क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण अपना भोजन खुद बना सकते हैं, इसलिए उन्हें प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, उनका नाम क्या है? नोस्टेक एंड एनाबिनिया, है ना, एनाबिना और नोस्टेक जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया। अगर किसी परीक्षा में आ जाए कि इनमें से छाटिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले में सहायक बैक्टीरिया कौन से, तो नोस्टेक एंड एनाबिना इस टाइप के बैक्टीरिया है। अब कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं जीवों के सहायक होते हैं, तो वो बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जैसे दही बनाने में जो सहायक बैक्टीरिया होता है उसे लैक्टोबैसिलस कहते हैं। जो हम दही खाते हैं वो एक्चुअली क्या है? वो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, ठीक है ना। उसका खट्टापन जो रहता है, जो दूध रहता है, दूध के अंदर बैक्टीरिया लगता है, बैक्टीरिया उसको खाता है उसके अंदर के दूध के फैट को और उसको कन्वर्ट कर देता है एक थोड़े से खट्टे से उसमें तत्व में, उसे क्या कहा जाता है? लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, ठीक है। अब अगला आता है हमारा बैक्टीरिया नाइट्रोजन। अगले जो बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में भी सहायक होते हैं। बैक्टीरिया क्या है? जो मिट्टी के जो तत्व है, मृदा तत्वों के पुनर्चक्रण में भी सहायक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया जीवों में रोग कारक होते हैं, कैसे, है ना, ये याद रखिएगा। रोग कारक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ये जो सामान्य वैसे तो बहुत सारे अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग प्रकार के रोगों को फैलाते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे जो जिनका परिचय हम जान सकते हैं वो ये है कि कोलेरा हैजा की जो बीमारी है, हैजा जो बीमारी है कोलेरा होती है, वो किससे होती है? बैक्टीरियम वाइब्रेरियो कोलेरा, है ना, बैक्टीरियम वाइब्रेरियो कोलेरा नामक एक जो बैक्टीरिया होता है उससे इसका वो होता है। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से, ये याद रखिएगा, है ना। साइटस कैंकर नाम से एक बीमारी होती है, साइटस कैंकर, वो किससे होती है ना, ज़ैंथोमोनास सिट्री से साइटस कैंकर नाम की एक बीमारी होती है। क्षय रोग, जिसे टीबी कहा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस कैसे होती है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया होती है। ये बैक्टीरिया के नाम है, इनके इंग्लिश वर्जन हमने यहाँ लिख रखे हैं, इससे आप याद कर लीजिएगा। फिर बोल देता हूँ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हैजा किससे होता है? बैक्टीरियम वाइब्रियो कोलेरा से। उसके बाद आता है टाइफाइड किससे होता है? सोलोमेनेला टाइफी से। उसके बाद आता है साइटस कैंकर एक बीमारी है जिसे ज़ैंथोमोनास सिट्री नामक एक उससे होती है, बैक्टीरिया होती है। अब ये क्या है? ये पौधों की बीमारी, बाकी सब जीवों की बीमारी है। ये जो कोलेरा है, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सभी जीवों में होने वाली बीमारी है। साइटस कैंकर जो है पौधों में पाई जाती है, सिट्रस पौधों में, ठीक है। उनकी पत्तियों में उनकी पत्तियां मुड़ जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम प्रोटिस्टा किंगडम। अब जो प्रोटिस्टा किंगडम है, इसके मोनेरा किंगडम चूंकि इतना ही था, मोनेरा किंगडम में ज़्यादा कोई डिटेल इतनी है नहीं, यही जो इतनी बड़ी डिटेल परीक्षा के परिवेश से
उचित होगी। उसके बाद हम समझते हैं प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा किंगडम क्या होता है कि यूकैरियोटिक, जो मैंने बताया कि आपको प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों को उन्होंने एक कोशी सूक्ष्म जीवों को मोनेरा में रखा, लेकिन जो यूकैरियोटिक एक कोशी सूक्ष्म जीव थे उन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया। ठीक है, अब होता क्या है, ये जो किंगडम है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम की जो बाउंड्रीज है वो उनके गुण जो रहते हैं इस प्रकार के रहते हैं कि वो दोनों में पाए जा सकते हैं। उसके संलग्न जो मतलब इसकी बाउंड्रीज जो है, ये चालू कहाँ से होता है ये तो मालूम है, लेकिन खत्म कहाँ पे होता है वो मालूम नहीं पड़ पाता है ना। खत्म कहाँ पे होगा कि यार कौन कौन से जीव यहाँ तक हम ये गुण वाले हमको इसमें रखने हैं, ऐसा डिसाइड नहीं हो सकता। इसकी इस जगत की सीमाएं अपने संलग्न जगतों में क्लियर नहीं हो पाती। जैसे कुछ एल्गी होती है, कुछ एल्गी प्रोटिस्टा में भी रखी जाती है, कुछ एल्गी पौधों में भी रखी जाती है। तो ये एक क्लासिफिकेशन करने वाले के ऊपर है, वो किसी जीव को एल्गी समझ सकता है, किसी जीव को पौधा समझ सकता है। ठीक है ना, जो शैवाल रहते हैं वो प्रोटिस्टा में भी पाए जाते हैं और शैवाल पौधों के अंतर्गत भी पाए जाते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो इसकी जो इस जगत की जो सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। तो परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न आ जा सकता है कि किस जगत की सीमाएं अपने संलग्न जगत की सीमाओं से स्पष्ट नहीं होती। तो आपको वहाँ लिखना है कि प्रोटिस्टा जगत ऐसा है, प्रोटिस्टा किंगडम ऐसा है जिसकी अब जो अपने जो टेंजेंट बाउंड्रीज है उनसे इसकी सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। ठीक है ना, वहाँ पे मतलब अपन क्लासिफिकेशन एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, यही प्रोटिस्टा है या यही पादप है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोटिस्टा जगत का जो सर्वप्रथम जिसने प्रोपाउंड किया था वो कौन था? वो था अर्नेस्ट हैकेल नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने 1866 में से वर्गीकृत किया। जैसा मैंने आपको बताया कि अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, प्लांटाई, एनिमिलिया एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये प्रोटिस्टा का जो अगर प्रश्न आ जाएगी प्रोटिस्टा को किसने प्रोपाउंड किया था, तो प्रोटिस्टा जो किंगडम का क्लासिफिकेशन था वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। ठीक है, उसके बाद जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने उसी क्लासिफिकेशन और डिटेल करके उसको अलग और बाइफर्केट कर दिया। तो जो हमारा प्रोटिस्टा वर्ग था, प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत निम्न जीव आते हैं। क्राइसोफाइट है ना, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। इंग्लिश चूंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसे लिखे, स्पेलिंग दिख रही होगी आपको, और उच्चारण में आपको बता देता हूँ, उससे आप पढ़िएगा। उच्चारण क्या है? क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट। उसके बाद आता है डाइनोफ्लैजिलेट, डाइनोफ्लैजिलेट। ठीक है, ये सेकंड टाइप है। उसके बाद आता है यूग्लिनोइड, यूग्लिनोइड है ना, यूग्लिनोइड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आता है स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या होता है? स्लाइम मोल्ड को अवपंक कवक कहा जाता है, अवपंक कवक। अब आप देख रहे होंगे कि कवक जो है, कवक तो फंगाई के अंतर्गत आनी चाहिए, लेकिन ये इसमें आ रहा। तो मैंने आपको बताया ना कि ये जो क्लास, इसकी जो बाउंड्री है वो डिसाइडेड नहीं है। बाउंड्री जो है वो एक किसी सॉलिड बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना, कुछ जीव इसमें भी आ सकते हैं, इसलिए स्लाइम मोल्ड जो है अवपंक परत जो है प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। उसके बाद आता है प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा। ठीक है, तो आपने देखा क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्निलॉइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। ठीक है, ये जीव इसके अंतर्गत आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। जो प्रोटिस्टा जो किंगडम है, इसके जो जीव है सभी सूक्ष्म जीव है। और दूसरी बात ये कि सामान्यतः ये जो है जली होते हैं, मतलब या तो वो समुद्री जल में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, सलाइन वाटर में रहते हैं, लेकिन वो सामान्य तौर पे ज़्यादातर उसके जो जीव है वो सूक्ष्म जीव जली होते हैं। उसके स्लाइम मोल्ड उसका एक एक्सेप्शन है। स्लाइम मोल्ड जमीन पे पाया जाता है। ठीक है, वो पौधों पर सड़ी गली पत्तियों पर पाया जाता है। तो स्लाइम मोल्ड को छोड़ के बाकी सभी जो प्रोटिस्टा किंगडम के जीव है वो सभी मराइन नेचर के होते हैं। मराइन नेचर यानी कि वो जली आवास में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, चाहे वो जल लवणी हो, समुद्री हो या मीठा पानी का जल हो, है ना, तो इस टाइप से, लेकिन वो होंगे जली। ठीक है, आगे चलते हैं हम। जो इनमें से कुछ जो प्रोटिस्टा जो वर्ग के जो रहते हैं जीव, उनमें कुछ में सीलिया और फ्लैजिला परिवहन अंग पाए जाते हैं। ये जो सीलिया फ्लैजिला होते हैं ये थोड़े प्रोकैरियोटिक जीवों से थोड़े अलग होते हैं। ठीक है ना, जो प्रोकैरियोटिक रहते हैं उनमें केवल फ्लैजिला पाया जाता है, लेकिन इन जो प्रोटिस्टा किंगडम है इनके पास सीलिया और फ्लैजिला दोनों पाए जाते हैं। अब इनमें कोशिका विभाजन जो है अलैंगिक जनन द्वारा होता है ना। जो ये दोनों प्रकार के जो है रिप्रोडक्शन शो करते हैं। कैसे? अगर सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन के लिए वो कोशिका का विभाजन के रूप में प्रजनन करते हैं, और जो है लैंगिक जनन के रूप में वो कोशिका संलयन यानी कि जो है सेल फ्यूजन और जाइगोट यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन द्वारा भी लैंगिक जनन करते हैं। अभी जाइगोट फॉर्मेशन हुई है, हम आगे थोड़ा डिटेल समझेंगे। अभी आप याद रखिएगा कि जो प्रोटिस्टा जगत है यह अलैंगिक तथा लैंगिक जनक दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन टाइप को फॉलो करते हैं, और उसमें कोशिका विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं तथा जाइगोट फॉर्मेशन और सेल फ्यूजन के द्वारा जो है आपका ये क्या कहते हैं लैंगिक जनन करते हैं। सॉरी, आगे चलते हैं हम। अब सबसे पहला हमारा जो जीव आता है इसमें प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत वो आता है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या होता है? क्राइसोफाइट के अंतर्गत दो जीव आते हैं, डाइटम तथा डेस्मिड।
ये डाइटम तथा डेस्मिड दो जीव आते हैं क्राइसोफाइट वर्ग के अंतर्गत। अब क्राइसोफाइट के अंतर्गत जो जीव आते हैं ये मीठे तथा समुद्री जल दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जली जो सामान्य तौर पे स्लाइम मोड को छोड़ के बाकी सभी जली जीव हैं। तो ये जो इसके अंतर्गत दो सूक्ष्म जीव आते हैं डाइटम तथा डेस्मिड। ये जो जीव होते हैं ये बहाव के साथ बह चले जाते हैं, मतलब ये अपने आप में कोई परिवहन नहीं करते, ये बहाव के फ्लो के साथ मूव करते हैं ना, फ्लो के साथ। ये अपने कोई एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन शो नहीं करते, ये जहाँ पानी बह रहा है वहाँ बह के पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब जो डाइटम रहते हैं, डाइटम की जो ये रहती है क्या कहते हैं, डाइटम जो है दो परतों से मिलकर बना होता है ना। और डाइटम कैसे होता है, इस टाइप से डिजाइन होती है साबुनदानी जैसा। साबुनदानी आपने देखी होगी, ऊपर एक कवर रहता है, नीचे वाला कवर रहता है। नीचे वाला कवर है ना थोड़ा छोटा रहता है और ऊपर वाला कवर थोड़ा बड़ा रहता है और दोनों को एकदम होल्ड कर लेते हैं। तो इनके ऊपर भी इस प्रकार की दो परतें पाई जाती है और ये परत जो है साबुनदानी की समान होती है, जैसा कि ये इस टाइप की डिजाइन रहती है उसकी। अब ये जो परत रहती है इस पर सिलिका युक्त होती है, सिलिका युक्त होने से आशय मतलब इस पर रेत की कवरिंग होती है एक प्रकार से। मान रेत में आपने देखा तो कांच जैसा जो चीज दिखती है वो सिलिका है। रेत का मूल घटक क्या है, सिलिका क्या है, वो जो कांच जैसा रेत को आपने कभी देखा जो अपने जैसे बालू रेत होती है, बालू रेत को आप उठाएंगे तो उसमें कुछ कांच जैसी चमकीली चीज होती है, वो इसके ऊपर कवर रहती है। वो उसको एक ठोस बाहरी पर्यावरण से एक ठोस सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए है ना। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो कठोर होती है, ठीक है। अब जब डाइटम मरते हैं, जब ये डाइटम चूंकि उनके ऊपर सिलिका लगी हुई होती है और जब ये डाइटम मरते हैं तो इन डाइटम के अंतर्गत मरने के कारण, इन डाइटमों के मरने के कारण जो इनके अवशेष है वो जल में इकट्ठा हो जाते हैं। जब करोड़ों साल में इस प्रकार से जो ये डाइटम के मरने से समुद्र में जो सिलिका इकट्ठा हुई उसे डाइटमी मृदा यानी कि डाइटोमेशियस सोइल कहा जाता है, ठीक है। डाइटोमेशियस सोइल, इंग्लिश में से डाइटोमेशियस सोइल कहा जाता है। डायएटोमेशियस है ना, इस टाइप से इसका लिखने का तरीका है, डायएटोमेशियस सोइल है ना। इसे डाइटमी मृदा कहा जाता है। परीक्षा में इस प्रकार प्रश्न आ सकता है डाइटमी मृदा क्या, तो जो डाइटम रहते हैं वो समुद्री आवास में रहते हैं, जब वो मर जाते हैं तो उनकी जो बाहर की जो दो साबुनदानी जैसी सतह वो उसके अवशेष नीचे रह जाते हैं और वो करोड़ों साल में जब वो अवशेष इकट्ठा हुए सिलिका के तो वो हमें समुद्री रेत के रूप में प्राप्त हुए, उसे डाइटोमेशियस सोइल कहा जाता है। अब डाइटोमेशियस सोइल क्या होती है कि ये इसका पॉलिशिंग के लिए और जो क्या कहते हैं ऑयल सेपरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये बात याद रखिएगा कि डाइटोमेशियस सोइल का उपयोग चूँकि ये खुरदुरी होती है तो इसका पॉलिशिंग के लिए और उसके अलावा जो है अपना जो समुद्र में कभी आपने देखा हो जल अगर ऑयल फैल जाता है तो उसको फिल्टर करने के लिए डाइटोमेशियस सोइल का उपयोग किया जाता है। अब जो इसके अलावा जो डेस्मिड रहते हैं, डेस्मिड जो कि मैंने बताया कि क्राइसोफाइट के अंदर दो जीव आते हैं, डाइटम का मैंने डिटेल बता दिया आपको। अब आते हैं हमारे डेस्मिड। तो डेस्मिड क्या होते हैं, डेस्मिड एक क्लोरोप्लास्ट युक्त शैवाल होती है, जैसा कि हम बताया सुनहरे शैवाल। तो शैवाल, अब मैंने बताया आपको कि यार शैवाल जो है पौधों में भी पाई जाती है और इसमें भी काउंट होती है। तो ये इसी का एक उदाहरण है कि यार ये जो है दोनों में मतलब इसको स्पष्ट करता है कि इसकी जो बाउंड्री है वो एकदम रिजिड नहीं है, ठीक है, इसकी अपने किंगडम की। तो डेस्मिड जो रहते हैं क्लोरोप्लास्ट युक्त शैवाल होते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट युक्त शैवाल होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज अथवा पेक्टिन की बनी होती है, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया, इसमें ज़्यादा कोई डिटेल नहीं है, छोटा जीव होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट युक्त होता है। तो ठीक है, क्राइसोफाइट हमने समझ लिया। ये इतना डिटेल परीक्षा में भी नहीं आता, पर मैंने आपको समझा दिया कि अगर व्यापक का मूड हो गया कि ज़्यादा ही डिटेल में पूछने का तो वो ज़्यादा भी डिटेल में पूछेगा तो आपसे पूछेगा क्या, एनसीईआरटी से पूछेगा। ऐसा नहीं कि आपसे कोई डिग्री का लेवल का पूछ लेगा, क्योंकि परीक्षा डिग्री के लेवल की नहीं है, ये परीक्षा है जो 10th की या 12th की लेवल की है। तो 10th या 12th लेवल पे इस लेवल का जो है ये जो 10th या 12th की जो बायो है वो इतनी ही संक्षिप्त है। तो आप जो पढ़ रहे हो ये 11th की बायो या 9th की जो एनसीईआरटी की 9th की बायो वही पढ़ रहे हो, तो इससे ज़्यादा इसमें डिटेल में आने की संभावना कम है। फिर भी हम जो एडिशनल आपको क्वेश्चन सोल्व कराएंगे उसमें ये कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्राइसोफाइट के बाद आता है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट भी क्या होता है, समुद्री प्रकाश संश्लेषी जीव है सॉरी। और इसमें मौजूद वर्णक के आधार पर इसका रंग हरा, पीला, भूरा या नीला या लाल हो सकता है। इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण इसके ये पीला, हरा, भूरा, नीला या लाल कलरेशन होता है। अब इसकी जो कोशिका भित्ति होती है सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेलुलोज की परतों से ढकी हुई होती है, ठीक है। अब जो डायनोफ्लैजिलेट होता है ना, इसका डिजाइन कुछ इस प्रकार से होता है।
इसमें क्या डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनो यानी कि दो, और फ्लेजिलेट यानी कि दो फ्लेजिला। इसके पास दो फ्लेजिला होते हैं सामान्य तौर पे, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल, ये इस टाइप का, ठीक है। इसमें दो फ्लेजिला होते हैं, एक ये से, ये जो फ्लेजिला होता है ये एक थोड़ी दरार टाइप जो आकार रहता है उसमें पाया जाता है, और ये जो है ये ऐसा लंबवत रहता है, ठीक है। तो डाइनोफ्लेजिलेट क्या होते हैं, समुद्री प्रकाश संश्लेषी सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, और इनकी जो परत होती है सेलुलोज से ढकी हुई होती है। डाइनोफ्लेजिलेट में दो फ्लेजिला होते हैं, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है लंबवत, है ना, हॉरिजॉन्टल एंड परपेंडिकुलर या वर्टिकल, है ना, इसलिए इसलिए डाइनोफ्लेजिलेट कहा जाता है, दो फ्लेजिला होने के कारण, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी कभी डाइनोफ्लेजिलेट, जो रेड डाइनोफ्लेजिलेट होते हैं, इनकी संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है ना, जिसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। तो समुद्री शैवाल की अचानक वृद्धि में उसे एल्गल ब्लूम कहा जाता है। और जब ये अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ जाते हैं तो समुद्र का रंग जो है वहां पे लाल दिखने लग जाता है, और इस घटना को रेड टाइड कहते हैं। ये एक बात है, तो कोई पूछ ले आपसे परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि रेड टाइड क्या है, तो रेड टाइड क्या है कि लाल डाइनोफ्लेजिलेट के अचानक वृद्धि होने से जो समुद्र में कलरेशन में चेंज आ जाता है, उसको हम रेड टाइड कहते हैं। बड़ी संख्या में एकत्रित, ये जब जीव बड़ी संख्या में एकत्रित हो जाते हैं तो वो क्या है कि कुछ विष उत्पादित करते हैं। छोटे छोटे जीव रहते हैं, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर विष निकालते हैं, लेकिन जब ये जीव बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं तो विष की मात्रा बढ़ जाती है, और उससे जो है उसमें समुद्री मछली तथा अन्य जीव मर जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखने योग्य, इसे रेड टाइड कहा जाता है। उसके बाद आता है यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड एक कोशिका रहित सूक्ष्म जीव है। यूग्लिनोइड एक कोशिका रहित सूक्ष्म जीव है, तो स्वच्छ जल में पाया जाता है ना, ठीक है, जो साफ जल में पाया जाता है यूग्लिना। और इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक पतली परत रहती है ना, कोशिका भित्ति इसमें एब्सेंट रहती है, और उस जो पतली परत रहती है उसे प्रोटीन युक्त पतली परत रहती है उसे पेलिकल कहा जाता है। पेलिकल जो पतली परत इसकी रहती है यूग्लिनोइड से पेलिकल कहा जाता है। इसमें भी दो फ्लेजिला होती है, एक बड़ा रहता है तथा एक फ्लेजिला छोटा रहता है, ठीक है। जो बड़ा फ्लेजिला रहता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, छोटा फ्लेजिला जो अंदर की तरफ भी रहता है वो बाहर नजर नहीं आता, ठीक है। ये इस टाइप का यूग्लिनोइड रहता है, ठीक है। अब आता है हमने ये जो ये रहते हैं यूग्लिनोइड, ये क्या है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा एक ऑटोट्रॉफ जीव की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन जब ये सूर्य प्रकाश उपस्थित नहीं रहता तो यूग्लिनोइड क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीवों का, अन्य सूक्ष्म जीवों का शिकार करते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए ये जो है हेटेरोट्रॉफ तथा ऑटोट्रॉफ दोनों तरफ का व्यवहार करते हैं। जो इनमें जो वर्णक पाए जाते हैं, विशेष बात ये याद रखने की, इनमें जो यूग्लिनोइड में जो वर्णक यानी क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, वो उनके अंदर जो पिगमेंट रहते हैं वो पौधों के समान होते हैं, उच्च कोटि पौधों के समान, है ना। इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो पौधों के समान क्लोरोफिल होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम स्लाइम मोल्ड। जैसा कि मैंने बताया आपको स्लाइम मोल्ड, अब मोल्ड से आप लग रहा हो, इसको हिंदी में अवपंक कवक कहा जाता है, अवपंक कवक, ठीक है। तो अवपंक कवक क्या होती है, जो कवक होती है, जैसा कि आपको बताया कवक फंगी होती है, लेकिन ये इस किंगडम में क्या कर रही है, जब फंगी है तो उसका तो अलग ही किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया फंगाई किंगडम अलग है, तो वो इसमें क्या कर रही है, मैंने उसका एक और उदाहरण है क्या, ये इसकी जो है जो बाउंड्रीज है इस किंगडम की वो एकदम सॉलिड नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड क्या सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक यानी मृत जीवी, ये सड़े गले जीवों तथा पौधों पे, मोस्टली पौधों पे ऊपर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। अवपंक परत क्या होती है, इस टाइप की एक पीली पीली सी संरचना होती है, इस टाइप की पौधों की लकड़ी, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी है कोई, ये लकड़ी रहेगी, लकड़ी और इस टाइप के पत्ते रहते हैं, उन पत्तों के ऊपर ये धीरे धीरे पीली पीली परत इकट्ठा हो जाती है ना। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव रहते हैं ये, एक कोशी और एक कोशी जीव इस टाइप से इसको सड़ा गला के इसको टहनी को गायब कर देते हैं। जब ये अकेली रहती है तो इसे हम क्या कहते हैं, जब ये अकेले रूप में, एकल रूप में पाई जाती है तो इसे स्लाइम मोल्ड कहा जाता है। जब ये एक कोशी जीव अकेला होता है तो इसे स्लाइम मोल्ड कहते हैं, लेकिन जब ये पूरी कॉलोनी बना लेते हैं तो इसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि जो स्लाइम मोल्ड की या प्लाज्मोडियम क्या है, तो प्लाज्मोडियम एक्चुअली दो चीज होती है। एक प्लाज्मोडियम जो होता है, एक प्लाज्मोडियम एक सूक्ष्म जीव, अन्य वर्ग वो एक पैरासाइटिक सूक्ष्म जीव भी होता है, जो आपने देखा कि मच्छर हमें काट लेता है। तो मच्छर जो हमें काटता है उससे हमें जो मलेरिया होता है वो कैसे होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन जब मच्छर काटता है तो उसके वजह से हमारे शरीर में एक सूक्ष्म जीव एंटर करता है, जो प्रोटिस्टा वर्ग का एक सूक्ष्म जीव है। उसके अंतर्गत वो जीव जो रहता है उसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। प्लाज्मोडियम एक वो है, सूक्ष्म जीव है। और ये प्लाज्मोडियम अलग टाइप का प्लाज्मोडियम, ये स्लाइम मोल्ड की जो कॉलोनी रहती है उसे भी प्लाज्मोडियम कहा जाता है, ठीक है। जब एक रूप में रहते हैं, एक कोशी रूप में रहते हैं तो ये
स्लाइम मोल्ड कहलाते हैं। लेकिन जब ये एक कॉलोनी बना लेते हैं, एक बड़ा ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ये इतना ही है। स्लाइम मोल्ड क्या होती है? स्लाइम मोल्ड एक अपंक प्रोटिस्टा वर्ग का एक जीव, सूक्ष्म जीव है, जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। और ये इसकी खास बात यह है कि ये केवल प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत केवल एक ही जीव है जो है नम सतह पे पाया जाता है। ये पानी के अंदर नहीं, ये सतह के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, इसका जो अकेला रहता है तो स्लाइम मोल्ड, और अगर ग्रुप में रहेगा तो प्लाज्मोडियम कहला जाएगा। इसका नेचर सेप्रोफाइटिक होता है। ये खुद से भोजन नहीं बनाता, ये सेप्रोफाइटिक उसके सड़ी गली पत्तियों के ऊपर भोजन प्राप्त करता है। आगे चलते हैं। अब जो हमारा आता है प्रोटोजोआ जगत। प्रोटोजोआ के अंतर्गत 4 प्रकार के जीव आते हैं। प्रोटोजोआ अनिवार्यतः परपोषी होते हैं, यानी कि ये खुद से भोजन बना नहीं पाते। जो भी प्रोटोजोआ होगा वो 100% हेटेरोट्रोफ होगा, या तो हेटेरोट्रोफ पैरासाइटिक होगा, या वो होगा सेप्रोफाइटिक होगा, यानी कि मृत जीव को खा के अपना काम चलाएगा, या जीवित जीव के अंतर्गत रह के उससे पोषण प्राप्त करेगा। लेकिन वो होगा हर हालत में हेटेरोट्रोफ। तो अब ये जो हेटेरोट्रोफ जीव रहते हैं, इन्हें प्रश्न आ सकता है कि यार जो जीवों में, सूक्ष्म जीवों में कौन से ऐसे जीव है जिन्हें आधुनिक जीवों का पूर्वज माना जाता है? तो आधुनिक जीवों का पूर्वज कौन होगा? प्रोटोजोआ। आधुनिक जीव जो डेवलप हुए हैं वो इस प्रोटोजोआ से ही डेवलप हुए हैं। अब प्रोटोजोआ कितने प्रकार के होते हैं? प्रोटोजोआ को उनकी कैटेगरी में 4 कैटेगराइजेशन किया गया है। एक तो होता है एमीबॉइड। एमीबॉइड यानी कि अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबी प्रोटोजोआ क्या होता है? अमीबी प्रोटोजोआ ये अमीबा जैसा होता है। आपने जैसे छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो विज्ञान के जिन्होंने अलग से जिनका विज्ञान नहीं था, उनमें भी छोटी क्लासों में हमने अमीबा पैरामीशियम में पढ़ा है। तो अमीबा क्या होता है? ऐसा एकदम ऐसा एक जेल जैसा जीव रहता है। तो ये अमीबा क्या रहता है? ये अपना इसके पास घूमने फिरने के लिए कोई अंगक नहीं होते। तो ये क्या करता है? अपनी जो बॉडी है उसका एक हिस्सा पाँव की तरह निकाल देता है और उससे आगे मूव करता है, उससे है ना। तो इसे अमीबॉइड प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा आते हैं। उसके बाद आता है फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ क्या होता है? फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ के अंतर्गत जीव आते हैं जो वो होते हैं पैरासाइटिक इन नेचर होते हैं। वो जो फ्लैजिलेट के अंतर्गत जो प्रोटोजोआ आते हैं, फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ होते हैं, वो पैरासाइटिक होते हैं तथा ये जीवों के अंतर्गत रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण है ट्राइपेनोसोमा, है ना, ट्राइपनोसोमा। तो ट्राइपनोसोमा किस प्रकार का जीव होता है? ट्राइपनोसोमा एक इस प्रकार का जीव होता है जिसमें एक एक्चुअल होता है और एक ये इस टाइप का फ्लैजिला होता है। इसमें भी 2 फ्लैजिला होते हैं, इसलिए इसे फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ कहा जाता है। किसे? ट्राइपनोसोमा को फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके पास फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं, एक बाहर निकला होता है, एक इसकी सतह से जुड़ा हुआ रहता है जो कहीं मूवमेंट नहीं करता। ट्राइपनोसोमा के साथ एक विशेष बात है कि ट्राइपनोसोमा के कारण जो है एक बीमारी होती है जिसे निद्रालु बीमारी या स्लीपिंग सिकनेस कहा जाता है। जिसके कारण हमें ज़्यादा नींद आती है, इसी प्रकार की वो किसके कारण आती है? ट्राइपनोसोमा। अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि जो निद्रालु बीमारी या जो स्लीपिंग सिकनेस है वो काई की वजह से आती है, तो वो ट्राइपनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण आती है। वो किस प्रकार का प्रोटोजोआ है? फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। इसके अलावा सीलिएट प्रोटोजोआ भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोटोजोआ में दोनों प्रकार के जीव आते हैं, सीलिया वाले भी आते हैं, फ्लैजिला वाले भी आते हैं। तो ये फ्लैजिलेट वाले आते हैं वो उसके अंतर्गत उसका उदाहरण ट्राइपनोसोमा है। सीलिएट प्रोटोजोआ का उदाहरण क्या है? पैरामीशियम है। पैरामीशियम कैसा होता है? आपने देखा होगा छोटी क्लास में इस टाइप की एक संरचना होती है और इसके ऊपर छोटे छोटे जैसे बालों जैसी संरचना होती है। बाल जैसी संरचना क्या होती है? सीलिया रहती है। जैसा कि मैं आपको पहले सूक्ष्म जीवों के जब हमने सेल पढ़ा तो उसमें मैंने आपको सीलिया और फ्लैजिला बताया। तो ये इस टाइप की बाल जैसी संरचना रहती है। ये क्या करती है? ऐसे चक्री जैसे घूमती है इसे, और इसके इस घूर्णन के कारण ये जो जीव है आगे पीछे पानी में अपना मूवमेंट करता है। इस जगह उसका एक छोटा सा मुंह होता है, ये भोजन को भी इस तरफ मुंह की तरफ धकेलने का काम करते हैं बाल जिसे सीलिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये सीलिएट प्रोटोजोआ का उदाहरण है पैरामीशियम। और स्पोरोजोआ एक और अन्य जीव होता है, प्रोटोजोआ की एक और क्लासिफिकेशन है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंतर्गत प्लाज्मोडियम, जैसा कि मैंने आपको बताया जो मलेरिया का जो सूक्ष्म जीव है वो कौन है? वो एक स्पोरोजोआ है, वो है प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से हम बीमार नहीं होते। बीमार हम तब होते हैं जब ये प्लाज्मोडियम नाम का जो वेक्टर है, ये हमारा जो प्रोटोजोआ है, ये हमारे अंदर ग्रो करता है और हमारे जो फंक्शनिंग को गड़बड़ा देता है। तो ये हमने आज जो हमारे लेक्चर का एंड है दोस्तों इस वाले वीडियो का। और इस वाले वीडियो में हमने जो है किंगडम क्लासिफिकेशन को इंट्रोडक्शन के रूप में समझा, जिसमें हमने आज मोनेरा किंगडम को डिटेल में समझा कि मोनेरा किंगडम के अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, है ना। मोनेरा किंगडम की जो क्या खासियत थी, वो चूँकि खासियत वाली बात से आ रही है तो
ये जो मैंने आपको प्रोकैरियोटिक सेल जब समझाई थी तो वो उसमें आप और सारी डिटेल जो है उसमें भी कवर हो चुकी थी। और ये जो यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम जो सीख रहे हैं तो वो हमने प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत डिटेल में समझ ली। अलग अलग प्रोटिस्टा किंगडम के सारे जो जीव हैं, क्राइसोफाइट से लेके क्राइसोफाइट, स्लाइम मोल्ड, डायनोफ्लैजलेट और प्रोटोजोआ, है ना, ये इनको हमने डिटेल में समझ लिया है। एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया हुआ है, इससे ज़्यादा एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एनसीईआरटी से ही आने की संभावना, अगर डिटेल में भी आएगा तो एनसीईआरटी से आएगा, तो आपको पता होगा ये कि ये प्रोटोजोआ कौन जियो के अंतर्गत। आप जब इस क्लास को 2 बार पढ़िए। मैं हमेशा आपसे यही कहता हूँ कि जो भी वीडियो हमारा उसे आप कम से कम 2 बार देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपको पहली बार में थोड़ा समझ में आएगा, दूसरी बार आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी। तो ये आज हमारा जो आज के लेक्चर का एंड था। अब इसके अगले जो लेक्चर होंगे उसमें हम आज चूँकि हमने मोनेरा और अपना प्रोटिस्टा किंगडम को हमने डिटेल में समझ लिया है। अब इसके आगे हम क्या समझेंगे, प्रोटिस्टा और मोनेरा के आगे जो किंगडम आते हैं, 3 किंगडम बचे हुए हैं, फंगाई, एनिमिलिया एंड प्लांटाई। चूँकि प्लांटाई और एनिमिलिया किंगडम थोड़े बड़े हैं तो उन्हें हम सेपरेट वीडियोस में समझेंगे। एक वीडियो में हम केवल प्लांटाई समझेंगे, एक वीडियो में हम केवल एनिमिलिया समझेंगे। थोड़ा स्पीड तेज रखूँगा मैं ताकि आपको जल्दी कवर हो, लेकिन आप जब उस चीज़ को डिटेल में समझ लेंगे तो उसके बाद आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो 12th लेवल का आप सोल्व ना कर पाएँ। आप ये मान के चलिए कि आप 11th बायो ही पढ़ रहे हैं। जो हायर सेकेंडरी लेवल की बायो में इतना ही है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पूरी एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी का निचोड़ करके पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए। अगर ऐसा एक्सेप्शनली ऐसा कोई होगा कि यार कोई अलग क्वेश्चन आ जाए, बाकी आप 100 आप मान के चलिए कि 95% आपको इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे अगर आता है तो, है ना। तो मेरी आप सभी को शुभकामना है कि आपकी तैयारी अच्छी हो और इस बार आप परीक्षाएं क्लियर करें। और उसके बाद मैं आपसे एक निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अगर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हमें भी थोड़ा जो है उससे मोटिवेशन मिले, है ना, हम और अच्छे से वीडियो आपके लिए ला पाएँ। और बस इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को विराम देता हूँ। आपका धन्यवाद।